नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, आईसीआर आईआरआई पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आईसीआर पीएचडी में एसआरएफ सॉइल साइंस का सिलेबस। सॉइल साइंस का क्या सिलेबस रहेगा एसआरएफ के लिए, आज उसमें बात करेंगे। उसके अलावा आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको एसआरएफ में अच्छी रैंक लेनी हो और स्पेशली आईआरआई तक का सफर तय करना हो। और इसके साथ साथ एसआरएफ के क्या क्या फायदे हैं, इसमें फेलोशिप कितनी मिलती है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, किन पर्टिकुलर यूनिट्स को आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, किन यूनिट्स को आप बहुत लाइट तरीके से पढ़ के भी काम चला सकते हो। और एक बोनस स्ट्रेटेजी मैं लास्ट वीडियो के एंड में दूंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कितने सेक्शंस होते हैं। आप जनरली जानते होंगे, अगर आपने एसआरएफ के बारे में थोड़ा सुना होगा, कि एसआरएफ में जनरली 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए सारे के सारे 73 जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स एसआरएफ में एग्जाम लगता है, उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर आता है सेक्शन ए में। उसमें आपके 20 एमसीक्यूज होंगे और वो जनरली आपकी जनरल एग्रीकल्चर से या जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस हो सकते हैं। और वो जनरल एग्रीकल्चर से, जनरल नॉलेज से इसलिए क्वेश्चन होते हैं कि उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट को अपने एनवायरनमेंट और उसकी एप्लीकेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी के बारे में कितनी नॉलेज है। ऑल राइट, उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके साथ जो अलाइड सब्जेक्ट्स है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज और अलाइड साइंसेस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और 2023 में ये देखा गया, कहने को ये एक लाइन है दोस्तों, जैसे इंक्लूडिंग करंट इवेंट्स एंड मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन एसआरएफ 2023 में एक गेम चेंजर बना था। कैसे? 23 में दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आए थे, कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। उसके साथ साथ यहाँ से ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और भी काफी कुछ आ गया था जो जनरली एक एस्पिरेंट नहीं पढ़ता है। तो वो एक अनसर्टेनिटी रहती है इस पेपर में कि सेक्शन ए में क्या आएगा किसी को नहीं पता। आप किसी से भी पूछिए, नोबडी एक्चुअली नोज कि इस 20 क्वेश्चंस में वो क्या पूछ सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर अपने आप में इतना बड़ा डोमेन है। और अब तो ये लोग एग्रीकल्चर से बाहर की चीजें भी पूछने लग गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, कौन सा आर्टिकल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये को क्या होता है, वो क्या होता है। तो आप इसको सिग्निफाई नहीं कर सकते कि आप ये सेक्शन या ये बुक पढ़ लो तो सेक्शन ए हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है, अगर आपको सेक्शन ए पे ध्यान देना है स्पेशली, तो सेक्शन ए के लिए आप डेली ऑब्जर्वेशन जो लाइफ में चल रहा है, लेट से आज कोई एक करंट इवेंट आया या कोई करंट स्कीम आई, आप उसके बारे में पढ़िए। आपके सामने अगर कोई जनरल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, कोई दोस्त जनरल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कोई जेनेटिक्स है आपका दोस्त, आप साथ में बैठे हैं चाय पी रहे हैं, तो जेनेटिक्स के बारे में, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करिए। कोई भी सब्जेक्ट से बहुत डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इन 20 क्वेश्चंस में, बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो मैं जीए का एक कंप्लीट वीडियो 2021 से 2024 का, जैसे उसमें आपके लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं वो वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस पे वो कंटेंट देख सकते हो। तो जीए के लिए स्पेशली आप डेली लाइफ में फोकस करो कि जो भी आपके सामने आ रहा है, आप अपने कान खुले रखें और अपने दोस्तों से इन चीजों में हेल्दी डिस्कशन चलता रहे। हो सकता है आपका दोस्त एग्रोनॉमी से हो सकता है आपका दोस्त सोइल साइंस से हो सकता है आपका दोस्त कोई और सब्जेक्ट से हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, आप उससे रेगुलर इंटरेक्शन रखो ताकि आपको कुछ बेसिक चीजें पता हो। हाँ या ना? और कोई ऐसा कोई माइलस्टोन कुछ अचीव हो रहा है जो देश और दुनिया में चल रहा है, तो उसके बारे में आप जनरल थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो बेसिक है क्या एक्चुअली, है ना। तो सेक्शन ए के लिए इतना ही इनफ है। जनरली जो सेक्शन ए में कट ऑफ जाती है, लाइक हर बार सेक्शन ए में लोग, सेक्शन ए एक्चुअली डिसाइड ही होता है, बिकॉज इन 20 क्वेश्चन में आप कितना नंबर लेके आते हो, वो आपको रैंक में बहुत ऊपर नीचे ला सकता है। तो जनरली जो टॉपर्स होते हैं वो 15 प्लस यहाँ से स्कोर कर लेते हैं, चाहे जैसा भी पेपर आए। थोड़ा सा ज्यादा हार्ड आया तो सिनेरियो +-2 हो सकता है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 एक्चुअली अपन इसको बोलते हैं एनआरएम पार्ट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट। इसमें आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए 4 सब्जेक्ट कौन से? सबसे पहले एग्रोनॉमी, दूसरा सोइल साइंस,
तीसरा एग्रीकल्चरल केमिकल्स, और चौथा वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गाइस, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चार पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एनआरएम सेक्शन में मिलते हैं और ये चारों मिला के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली एग्रोनॉमी से 15 क्वेश्चंस होते हैं, सॉइल साइंस से 15 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से भी 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं। अब एग्रोनॉमी सेक्शन के लिए आप क्या पढ़ें, हम अपन एग्रोनॉमी के कंप्लीट 1 by 1 यूनिट्स की बात करेंगे, फिर अपन सॉइल साइंस की यूनिट की बात करेंगे, लेकिन इन दोनों की चीजों अपन बात कर लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल केमिकल्स और वाटर साइंस के बारे में भी अपन बात करेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक यूनिट के साथ शुरू करते हैं। पार्ट 2 ये अपनी सॉइल साइंस की जो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, जो एग्रोनॉमी का एनआरएम पार्ट है। सबसे पहले क्रॉप इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी जो बेसिक्स इकोलॉजिकल है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पर्टिकुलर क्रॉप्स का, एग्रो इकोलॉजिकल और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स कितने हैं, किस कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के आपसे कितने हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशंस, यहाँ से आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, है ना। वीड मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। वीड मैनेजमेंट जनरली जो सोयल साइंस के एक्सपीरियंस होते हैं उनको रिलेटिवली थोड़ा सा कम कमांड होती है, बिकॉज ये ज्यादा एग्रोनॉमी का पार्ट होता है, जैसे हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, मोड ऑफ एक्शन, सेलेक्टिविटी, इसमें एग्री केमिकल्स का भी पार्ट रहता है। तो काफी कुछ डीप से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और जीएम के बारे में, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। फिर सेक्शन जो 3 है वो सोइल साइंस वालों के लिए काफी इजी रहता है, बिकॉज सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज इस यूनिट का नाम है। इसमें हिस्ट्री पूछी जाती है फर्टिलाइजर की, एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, और भी जो बेसिक सोइल फर्टिलिटी की चीजें है वहां से। अब बात करते हैं ड्राई लैंड एग्रोनॉमी के बारे में। ड्राई लैंड एग्रोनॉमी, इसमें मेजरली रेनफेड फार्मिंग और ड्राई लैंड एग्रोनॉमी में क्या फर्क है, फिर हिस्ट्री क्या है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है एग्रो क्लाइमेटिक एनवायरमेंट्स का, मॉइस्चर कंजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, ड्रॉट्स कितने टाइप के होते हैं, ड्रॉट्स में इस बार जैसे हर बार ड्रॉट से एक क्वेश्चन आता है कि लेट्स से कॉन्टीजेंट ड्रॉट क्या होता है, मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, इकोनॉमिकल ड्रॉट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, ये सारे ड्रॉट्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे डेफिनेशंस देखे। इसके अलावा भी चीजें पूछी जाती है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, वाटरशेड के क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या उनकी कैटेगरीज होती है, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम सॉइल्स। प्रॉब्लम सॉइल जो सेलाइन, एल्कलाइन, एसिडिक सॉइल्स है, वहां क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे मेरे को जैसे याद आ रहा है 2023 जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट, उसमें पूछा गया था कि सर सोडिक सॉइल में आप कौन सी क्रॉप यूज कर सकते हो, जैसे कि राइस यूज कर सकते हैं, वहाँ ESP 70 से ऊपर भी अपन राइस यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में एक या दो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक, सीरियल्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स, ऑयलसीड्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर केन, टोबैको, फोडर, पास्चर क्रॉप्स। इनके अलावा इनकी ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, अडेप्टेशन, क्लाइमेट, सोइल, सीजन, मॉडर्न वेराइटीज, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 2022 का SRF दिया है, 2023 का SRF दिया है और 2024 का SRF दिया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, और वो ये पेपर मैंने इसीलिए मैं रेगुलरली दे रहा हूँ, बिकॉज एक अप टू डेट चीज है। अगर मैं आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ तो आई शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और वो तभी होगा जब मैं पेपर में खुद उसी माइंडसेट से बैठूंगा जिस माइंडसेट से कोई एक एस्पिरेंट बैठता है। ये सुनो, तो मेरा एक्सपीरियंस क्रॉप प्रोडक्शन को लेके ये कहता है कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत अनसर्टेनिटी है। एक तो मेजोरिटी बहुत ज्यादा क्रॉप्स है, और वहां से क्या क्वेश्चन आएगा ज्यादा आपको नहीं पता होता है। तो आप बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा हर क्रॉप के डीप में ना जाए, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन से मैक्सिमम दो से चार क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्रॉप प्रोडक्शन अपने आप में 200 से प्लस पेजेस का कंटेंट है, तो आप 200 पेजेस 2 क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए देना मेरे हिसाब से इज नॉट फेयर। इसकी जगह आप जहां से क्वेश्चन 100% गारंटीड है वहां पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, और वही एक स्ट्रेटेजी का प्लान होता है कि आप वहां की तैयारी करो जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की चांसेस होते हैं। इसके आगे बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये सोइल साइंस में भी कवर होगा। यहाँ जनरली ये जो इतना भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्काई स्क्वायर, ये सब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स पे। कौन सा फील्ड एक्सपेरिमेंट कौन सी कंडीशंस पे ठीक है, किसमें ज्यादा एरर्स होते हैं, किसमें कम एरर्स होते हैं, किसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी, किसमें कम होगा, इंटरक्रॉपिंग के लिए कौन सा अच्छा है, ये सारी चीजें अपन
एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर अपन बात करते हैं यूनिट 8 सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम्स की। वहां आपके जो वेस्टलैंड्स वगैरह है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स है, वहां से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतना डीप में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिक्स ऑफ सॉइल एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेबिलिटी, इस बार न्यूमेरिकल्स भी आए थे जैसे इन्फिल्ट्रेशन से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों। देखो एसआरएफ के न्यूमेरिकल्स से आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और ये सब भी आएंगे ना बेसिक चीजें, तब भी आप उन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। कोई स्पेशल फॉर्मूलाज भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपने थोरोली चीजों को समझा अगर है तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज एक चीज याद रखो, एक अच्छा टीचर वही है जो आपको सारा कंटेंट नहीं, उस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टाइप्स बन सकते हैं वो भी आपको अवेयर कराएं। कंटेंट तो लेट से आपको मैंने बुक बोल दी, बुक आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन अपना दिमाग किस हिसाब से काम करता है, हमें हमारा जो माइंड है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम करता है। लेट से मैंने कोई पीवाईक्यू से कोई दो तीन क्वेश्चन उठाए, वहां से यहाँ से क्वेश्चन आया कि इन्फिल्ट्रेशन के बारे में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया। लेट से फिलिप्स भाई साहब है जिन्होंने इन्फिल्ट्रेबिलिटी इक्वेशन दी थी, वहां से कोई क्वेश्चन आया कि उसकी इक्वेशन का इक्वेशन क्या है। तो अगर जैसे ही मैं कोई वो चीज पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं और देखा है, तो रिलेट होता है। रिलेट होता है तो आप उसको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया था और मुझे इसी हिसाब से पढ़ना है। आप अपने टीचिंग मेथड्स को असेस कर सकते हो कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो दैट मीन्स पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस है वो आप रेगुलरली देख पा रहे हो अपने रूटीन लेक्चर्स में, हाँ या ना। तो वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि आप थोरोली एक डायरेक्शन में पढ़ें और चीजों को थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से पढ़े ताकि लॉन्ग टर्म आपको याद रहे चीजें। आगे बढ़ते हैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स। इसमें सॉइल वाटर स्टोरेज, सॉइल वाटर कंटेंट कितना होता है, डिप्लीशन, इवोपोट्रांसपिरेशन लॉसेस वगैरह, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स, जैसे कि मैंने बताया ड्रॉट टॉलरेंस, टेम्परेचर डिप्रेशन, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज वाटर साइंस का ये पार्ट है। और पिछले कुछ सालों में ये भी ट्रेंड देखा गया है कि वाटर साइंस से थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से आप कह सकते हो रिसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डैम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा, रिवर्स ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा, कोई माइलस्टोन है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, और स्कीम के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। 2023 में जैसे 2022 में जैसे मुझे याद आ रहा है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह सर के बारे में कुछ पूछ लिया गया था, और जो फाउंडर चेयरमैन है वाटर ऑर्गेनाइजेशन का वो भी पूछ लिया गया था। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेयरमैन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा स्कोरिंग वाला चीज है। मतलब अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ोगे तो ये गलत नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। बाकी आप होता क्या है कि बाकी कुछ कंटेंट ऐसा है कि आप सारा कवर नहीं कर सकते, बिकॉज द रीजन बीइंग कि आप एसआरएफ की तैयारी एमएससी के साथ करोगे। एमएससी से ड्रॉप अगर कोई करके करता है तो उसके लिए बेनिफिट है, बट एमएससी के साथ में आपको एडमिशन लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको एक परफेक्ट प्लान के साथ चलना पड़ेगा कि जहां से श्योरिटी है क्वेश्चंस की वो आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अपन सोइल साइंस के बारे में। सोइल साइंस के कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। सबसे पहले पेडोलॉजी। पेडोलॉजी से अराउंड ये आपका सेक्शन 3 में कवर होता है। सेक्शन 3 में कंप्लीटली आपके सब्जेक्ट से, मतलब 50 एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ सोइल साइंस से आएंगे। अब जैसे कि मैंने सेक्शन बी पूरा कवर कर दिया है, एग्री केमिकल से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्री केमिकल्स का भी अपन ने डिफरेंशिएट करा था, वहां से फॉर्मुलेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। लेट मी गिव यू प्रॉपर आउटलाइन ऑफ दैट कि फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुलेशंस। उसके अलावा जो आपकी मोड ऑफ एक्शन है वहां से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 100% ऑर्गेनाइजेशन से आता है। एक क्वेश्चन आपका जनरली ये पूछा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या क्या काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और वो कंप्लीटली सोइल साइंस से होंगे। अब सोइल साइंस में कौन कौन सी आपके पास सेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। पेडोलॉजी से अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडोलॉजी में आपकी सॉइल कंपोजिशन क्या है, रॉक्स, वेदरिंग, पेडोजेनिक प्रोसेस, सॉइल टेक्सोनोमी, मैक्रोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग सॉइल सर्वे, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। बात करते हैं सॉइल फिजिक्स की। सॉइल फिजिक्स में आपके पास ये सॉइल टेक्सचर हुआ, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कंसिस्टेंसी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, इनकी एप्लीकेशंस, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स, यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। और कंप्लीट जो पिछले 3-4 साल से जो पैटर्न देख पा रहा हूँ मैं, वहां से 15 से 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली मिलते हैं सॉइल फिजिक्स से। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल। मैं मानता हूँ कि सॉइल फिजिक्स सबसे कॉन्सेप्चुअल सेक्शन आता है जब भी अपन सॉइल साइंस की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सॉइल केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ एसआरएफ। अगर आपकी सॉइल केमिस्ट्री अच्छी है तो आप एसआरएफ में अच्छा स्कोर करोगे, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल कोलॉइड्स, चार्ज डेवलपमेंट जैसे आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन एंड पीएच डिपेंडेंट चार्जेस, एलिमेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपकी जीटा पोटेंशियल, जीरो पॉइंट चार्ज, क्ले मेम्ब्रेन, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, अमोनियम फिक्सेशन, यहाँ से बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं गाइस। मजा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करके और क्वेश्चन इन चीजों को पढ़ के। यार मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप जब सॉइल साइंस पढ़ने लग जाते हो ना, एक बार आपको प्यार हो जाता है ना सॉइल साइंस से, मैं कहता हूँ इससे बड़ा, इससे बेटर कोई प्यार हो ही नहीं सकता लाइफ में। अगर आप सॉइल साइंस को थोड़ा सा समझने लग गए ना, तो आपको और कोई चीजों में मन लगेगा ही नहीं। आप कहोगे यार मैं उन प्यार के चक्कर में पड़ा था, इसके प्यार के चक्कर में पड़ा था, इट वॉज नॉट वर्थ इट। अगर आप सॉइल साइंस को दिल से चाहोगे ना, तो आपको जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, जब आपको लगेगा हाँ यार ये डायनेमिक्स कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार कुछ एग्जिस्ट करता है सोइल में, और हाँ हमें उस चीज को जान के बड़ी खुशी मिलती है कि हम उन चीजों को, इन डायनेमिक्स को, न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स को, क्या क्या चल रहा है उसको अपन अपनी मेमोरी में उतार पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सॉइल फर्टिलिटी, जो एलिमेंटल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, सॉइल टेस्ट, क्रॉप रेस्पॉन्स, जिप्सम रिक्वायरमेंट, और ये सब चीजें जो बेसिकली आपके 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास कॉन्स्टिट्यूट करता है। आगे बढ़ते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, एसआरएफ के लिए सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और सॉइल जो टेस्टिंग है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, बिकॉज 2023, 2024, 2022 यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बस। जबकि एएसआरबी नेट में 2023 में माइक्रोबायोलॉजी अलोन 35 क्वेश्चन आए थे। 150 में से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी से आए थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, अनसर्टेनिटी होती है, डिपेंड करता है आपका पेपर बना कौन रहा है। अगर कोई ऐसा है जो माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपर्ट है, तो ऑब्वियसली आपको माइक्रोबायोलॉजी के अच्छे और ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट जनरली एसआरएफ में ये पैटर्न देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन ही हर बार पूछे जाते हैं। और जनरली जो 2 से 3 क्वेश्चन में आपका काम और आसान कर देता हूँ, जनरली सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सॉइल एंजाइम से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं आपके पास। आगे बढ़ते हैं, सॉइल एनालिसिस में आपके पास जो ये जो मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ सॉइल प्लांट एंड फर्टिलाइजर एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनके प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आते हैं। इंडिकेटर्स पे इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सॉइल एनालिसिस के, वो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए फील्ड एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने बता दिया था एनआरएम पार्ट में कि यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। तो ये था अपना सिलेबस कि सॉइल साइंस और एनआरएम पार्ट और सेक्शन 1 कैसे कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको लिंक अभी इस वीडियो के अंत में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जो आईसीआर एसआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है और परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या है इस पेपर को क्रैक करने की, उसके बारे में बात की है। बिकॉज ये सेपरेट वीडियो अपन रखेंगे। और जाने से पहले एक जनरल अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि हमारा डेडिकेटेड बैच आईसीआर एसआरएफ के लिए शुरू हो रहा है 6 जुलाई से। और इस बैच के साथ आज से ही आप अपनी एसआरएफ की जर्नी शुरू कर सकते हो, एसआरएफ सॉइल साइंस की। बिकॉज इसमें हम एनआरएम पार्ट आपका रोहितास दूधवाल सर करवाएंगे। वो एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली से ही, वो पीएचडी स्कॉलर है फर्स्ट ईयर। और जो सॉइल साइंस का पार्ट है वो मैं आपको कराऊंगा, सुधीर चौधरी। और हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर ना कराया जाए, सिलेबस आपके दिमाग में उतारा जाए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें सीखो भी और उनको प्रैक्टिकली यूटिलाइज भी करो। क्योंकि ये तो दोस्तों सिर्फ एक एग्जाम है, एसआरएफ इज जस्ट एन एग्जाम। और ये आपको समझना है कि ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है। आप एसआरएफ में क्या सीखोगे
एसआरएफ के एग्जाम की ड्यूरेशन में क्या सीखोगे वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए नहीं है, वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ और पीएचडी एंट्रेंस, पीएचडी के अंदर आप क्या करते हो वो भी इसी पेपर से डिसाइड होता है। जितना अच्छा आप इस पेपर के लिए पढ़ते हो उतना अच्छा आप फोकस करोगे आगे वाले पेपर्स में और आगे वाले पीएचडी के रिसर्च में, बिकॉज उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को सिर्फ एज एन क्वालिफाइंग देखा तो शायद आप वो चीज मिस कर दोगे जो असली मैजिक है सोइल साइंस का। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि इंपॉर्टेंस क्या है एसआरएफ में अच्छे से पढ़ने की और कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की। इसी के साथ मैं आज आप इसी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आगे वाले वीडियोस में अपन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।